जय हिंद, जय भारत साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थव। चलिए, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। आप इसको पढ़ने वाले हैं हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में सबसे पहले हमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वह है आपका प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु सैद्धांतिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। चलिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, चैप्टर फर्स्ट है, उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्रावधान। तो सबसे पहले तो इसमें इस चैप्टर्स में एक आपका नाम आया है सार्वभौमिक। तो सबसे पहले तो हमें सार्वभौमिक का अर्थ समझना होगा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तभी तो फिर हम इनके संवैधानिक प्रावधान के बारे में और इनकी प्रतिबद्धताओं के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है सार्वभौमिक का अर्थ समझना है। किसका अर्थ समझना है? सार्वभौमिक क्या होता है, सार्वभौमिक का हमें अर्थ समझना है। सार्वभौमिक का अर्थ, तो आपको यदि हम सार्वभौमिक का अर्थ स्पष्ट करें तो सार्वभौमिक का अर्थ स्पष्ट होता है कि सामान्य रूप में, इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, सामान्य रूप में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक का अभिप्राय छह से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुसार निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने से है। निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें लिखा है निःशुल्क शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा। तो आपको बता दें कि जो सार्वभौमिक का अर्थ स्पष्ट होता है वह यही है कि बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षा है वह उन्हें अनिवार्य रूप से दी जाए। प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य रूप से देनी ही है, लेकिन जो जब तक बच्चे 14 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वो पढ़ रहे हैं तो उनकी जो शिक्षा है वह निःशुल्क रूप से कराई जाए।
इसके लिए क्या है, भारत सरकार और राज्य सरकार विभिन्न क्या करती है, बहुत सारे कार्यक्रम को लाती है, या हम कहें कि समय समय पर विभिन्न प्रयास भी करती है। तो उन प्रयासों के बारे में हम अगर देखें तो कौन कौन से प्रयास रहते हैं इनके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और इनका रहता है इस शिक्षा परियोजना, स्कूल चलो अभियान, ये आदि प्रयासों से क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे एक मिड डे मील योजना है, भोजन योजना, ठीक है, भोजन योजना है। तो इन भोजन कार्यक्रम है, भोजन योजना है, इन योजनाओं के माध्यम से ये प्रयास किए जाते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह सार्वभौमिक रूप से सभी में वितरित हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको सार्वभौमिक की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हमें समझना है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक में बाधाएं। हमें सबसे पहले तो हमने सार्वभौमिक का अर्थ समझ लिया, उसमें हमने समझा कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, जिससे हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ प्रयास भी करती है। तो जैसे हमने आपको बता दिया कौन कौन से प्रयास करती है, उन प्रयासों के बारे में हमने बताया कि जैसे प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से, शिक्षा परियोजनाओं के माध्यम से, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से और मिड डे मील योजना के माध्यम से विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। चलिए अब हमें समझना है कि इन प्रयासों में जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सार्वभौमिक रूप से अभी तक क्यों नहीं कर पाए, क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है कम खर्च, अपव्यय व अवरोधन। यदि देखिए क्या होता है कि पहली बात तो शिक्षा पे कम व्यय किया जाता है, पहले 6% ही शिक्षा पर व्यय किया जाता था, और साथ ही साथ में क्या है कि पूरे बजट का 6% केवल शिक्षा पर व्यय किया जाता था, और इसी में जो भी व्यय किया जाता था वह सिर्फ कागज पर ही हुआ करता था, तो उसके लिए अवरोध भी उत्पन्न होते थे। तो एक केस था, आपको कुछ बताएं, पांडे, किसका, पांडे 2002 के अनुसार क्या कहते हैं कि यदि वो कुछ आंकड़ों पे नजर डालें तो पाएंगे कि कक्षा 1 में बच्चे हैं, तो कक्षा 1 में बच्चों ने प्रवेश लिया कितने, 3 करोड़। क्या कह रहे हैं, बच्चों ने प्रवेश लिया 3 करोड़, और जैसे ही वो 1 से 5वीं कक्षा में जैसे ही बच्चे पहुंचे तो इन्हीं बच्चों की संख्या घट के हो गई कितनी, 2 करोड़। कितनी हो गई, 2 करोड़। और यही बच्चे जब कक्षा 8 में पहुंचे तो यही संख्या घट के हमें आंकड़े कितने मिले, 1,25,000, 1,25,00,000 हमें आंकड़े मिले, 1,25,00,000। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ कि कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कुछ बच्चे दंड के वजह से स्कूल जाना नहीं चाहते, कुछ बच्चों के लिए वहां पे विद्यालय में सुविधाएं नहीं है, भवनों की जो हालत है वह खस्ता हो चुकी है, तो इसके वजह से और शिक्षा पर व्यय कम किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट निकल के इसमें बाधा के रूप में आता है कि शिक्षा पर क्या किया गया, शिक्षा पर व्यय कम किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है लैंगिक भेदभाव।
अब लैंगिक भेदभाव कैसे निकल के आता है, तो आपने देखा होगा कि पहले जो था वह वहाँ एजुकेशन में लड़कियों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लड़कियों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। उनसे कहा जाता था कि भाई आपको करना तो आखिरकार चूल्हा चौका ही है, तो आपको क्यों एजुकेशन के लिए वो लोग प्रेरित करें। तो सबसे बड़ी समस्या तो लैंगिक भेदभाव की यहीं से उत्पन्न हो जाती थी। और लैंगिक भेदभाव का कारण ही क्या था? अगर हम कारण की बात करें कि लैंगिक भेदभाव का कारण है क्या, तो लैंगिक भेदभाव का कारण सिर्फ एक ही निकल के आया। अभी तक जितनी भी एनालिसिस की गई है, उस एनालिसिस में सिर्फ एक ही कारण निकल के आया है। उस कारण का नाम है अज्ञानता। लोग एजुकेटेड नहीं है। अब लोग एजुकेटेड नहीं है तो अज्ञानता है उनके अंदर, ज्ञान का अभाव है, और ज्ञान के अभाव के कारण ही लैंगिक भेदभाव जो होते हैं। उनके समाज में क्या है, गलत परंपराएं हैं, गलत परंपराएं हैं, और साथ ही साथ में कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जैसे सती प्रथा है। तो ये भी क्या है, लैंगिक भेदभाव को जन्म देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आपका आया है इसमें, निर्धनता। कुछ बच्चे क्या होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, बिल्कुल ही निर्धन होते हैं। तो निर्धनता में क्या होता है कि उन्होंने प्राथमिक स्तर में जैसी पढ़ाई अपनी प्रारंभ की, तो परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर वो क्या करते हैं, बच्चे बाल श्रम के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर उन्हें किसके लिए प्रेरित किया जाता है, बाल श्रम के लिए प्रेरित किया जाता है। बाल श्रम के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आप लोग बाल श्रम का मीन्स तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बाल श्रम का मतलब क्या होता है। तो बाल श्रम का मतलब होता है जिन बच्चों की एज, जो उम्र है, वह 18 वर्ष से कम है। जो 18 से कम है उन्हें काम के लिए प्रेरित करना, धनोपार्जन की इच्छा से, तो वो बाल श्रम की कैटेगरी में आ जाता है। तो निर्धनता एक बहुत ही बड़ी समस्या है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण के विस्तार में निर्धनता एक अहम रोल निभाती है, जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा से लोग क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं। अगला पॉइंट निकल के आया, अध्यापकों का अभाव। अध्यापकों का अभाव, जो प्राथमिक शिक्षा है, तो सार्वभौमिक में प्राथमिक शिक्षा में जो अध्यापकों का अभाव है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है। सार्वभौमिकरण में, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है कि अध्यापकों का अभाव। कुरुक्षेत्र 2003 के अनुसार, कुरुक्षेत्र 2003 के अनुसार शिक्षक और छात्र का जो अनुपात था, शिक्षक और छात्र का जो अनुपात था, तो अनुपात वो कितना था, तो अनुपात था इनका 1 शिक्षक 1:64। तो 1:64 था, यानी 64 छात्रों पे 1 शिक्षक रहेगा, कुरुक्षेत्र 2003 के अनुसार। लेकिन हमारे भारत में और हमारे प्रदेश में
72 से 80 शिक्षकों पर 72 से 80 बच्चों पर एक शिक्षक रहता है। अगला कारण निकल के आया विद्यालय सुविधाओं का अभाव। विद्यालय सुविधाएं जैसे चौक है, डस्टर है, इनका अभाव रहता है। अगर यही चीजें हैं तो फर्नीचर की कमी है, टाट फट्टी की कमी है, टाट फट्टी नहीं है, शौचालय नहीं है विद्यालयों में। एक सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है, शौचालय नहीं है। शौचालय है तो भवन की हालत क्या होती जा रही है, खस्ता होती जा रही है। तो इन चीजों को देखते हुए नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार एक योजना को चलाया गया, जिसे 1987 में कार्य में लाया गया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसके माध्यम से सभी विद्यालयों, जो विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में जो आवश्यक सामग्री है, उन आवश्यक सामग्री को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उन विद्यालयों में पहुंचाया गया 1987 में। फिर अगला कारण, और भी कारण है अभी इनके, और भी बाधाएं आई हैं। क्या क्या बाधाएं हैं? तो योजनाओं का सही कागजी आंकड़ों पर, जो योजना है वो सिर्फ कागजी आंकड़ों पर रही है। यदि मिड डे मील की योजना चली है तो जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मिड डे मील की योजनाओं पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बिल्कुल शून्य है, शून्य। तो योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन ना होना, उन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन ना होना एक बहुत बड़ी बाधा है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय। जो प्राथमिक शिक्षा है उसके कोई लक्ष्य हैं, तो एक पहला है कोठारी आयोग सन, एक था पॉइंट है, नोट करते रहिएगा। कोठारी आयोग कोठारी आयोग कब आया था? कोठारी आयोग जो बहुत पूछा जाता है 1964 1966। इस संदर्भ में कहा गया था कि जो लोअर प्राइमरी स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, व जो अपर प्राइमरी स्कूल हैं, अपर प्राइमरी स्कूल हैं, तो इनकी जो दूरी रहेगी वह बालकों के घर से, लोअर और अपर जो प्राइमरी स्कूल हैं वह बालकों के घर से 1 से 3 मील, 1 से 3 मील की दूरी पर ही विद्यालय रहेंगे, अधिक दूर नहीं होंगे, नहीं। क्या कहा गया? कोठारी आयोग 1964-66 में कहा गया कि जो लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के विद्यालय होंगे वह बालकों के घर से 1 मील से ज्यादा दूरी पर नहीं होंगे। और अगला पॉइंट निकल के इसमें आया है, और उपचार क्या किए गए कि बच्चों को
जो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कहा गया कि बच्चों को किसी न किसी प्रकार से विद्यालय में रोका जाए। अपेक्षित जो समय है, जितना ड्यूरेशन विद्यालय की है, तो अपेक्षित समय तक विद्यालय में बच्चों को रोका जाए, बच्चों को रोका जाए। अब बच्चों को कैसे रोका जाए, तो इनके लिए सरकार ने क्या किया, विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर कार्य किया है। वो योजना जैसे मिड डे मील योजना है, ठीक है, और शिक्षा परियोजना है। तो इस तरीके से इन योजनाओं के बारे में, और बाकी क्या किया गया, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होगी। और जो अगला पॉइंट फिर निकल के आया कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण के लिए शिक्षा से जो वंचित बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा के लिए और पूरक अनौपचारिक शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था, तो समुचित व्यवस्था कराई जाए। समुचित व्यवस्था कराई जाए। जो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड योजना है, एक नागर 2001 के अनुसार 2001 के अनुसार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है, उस योजना के बावजूद भी दिल्ली और बम्बई के जो विद्यालयों के भवन हैं, प्राथमिक स्कूलों के भवन हैं, उन स्कूलों के भवनों की हालत क्या थी, बहुत ही बेकार थी, बहुत ही बेकार। तो इनके जी क्या हो गए हैं, जी हो गए हैं उनके उपाय। अब हमें देखना है कि जो अभी तक जितनी भी पंचवर्षीय हैं, उन पंचवर्षीयों में हमें यह देखना है कि शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है। तो जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय थी, जो कि प्रथम पंचवर्षीय चली थी अपनी 1951 से 1956 तक, इस पंचवर्षीय योजनाओं में जो शिक्षा पर व्यय हुआ था वह 58% हुआ था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो अपनी थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी, इसमें 35% शिक्षा पर व्यय किया गया था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये 1961 से 1966 तक चली थी, इसमें 34% शिक्षा पर व्यय किया गया था। और जो फिर बाद में बीच में एक योजना अवकाश रहा, फिर चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली, इसमें शिक्षा पर केवल 30% व्यय किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि इम्पोर्टेंट पंचवर्षीय योजना है, यह 1974 से 1979 तक चली, इस पर 35% योजना के लिए व्यय किया गया। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक, इस पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 33% ही शिक्षा पर व्यय किया गया। और सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक, इस पे सिर्फ 37% ही शिक्षा के लिए व्यय किया गया। और इम्पोर्टेंट है अब आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि है 2002 से 2007, इस पे 67% योजना पर व्यय किया गया, जो कि सबसे अधिक अभी तक का शिक्षा पर व्यय किया गया। ये कभी कभी ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस पंचवर्षीय योजनाओं में कितना व्यय किया गया, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए हैं।
जैसे अनुच्छेद 21A है जो कि हमें किसका अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है संवैधानिक तौर पर। अगला पॉइंट अपना निकल के आया कि सार्वभौमिकरण प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य। इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है जो बालक और बालिकाएं हैं उनको आत्मसम्मानी बनाना। क्या करना, उनको आत्मसम्मानी बनाना, उनको आत्मसम्मानी बनाना, फर्स्ट पॉइंट। उनको सेकंड पॉइंट, उनको स्वाभिमानी बनाना, उनको स्वाभिमानी बनाना। थर्ड पॉइंट, सुयोग्य नागरिक बनाना, सुयोग्य नागरिक बनाना। फोर्थ पॉइंट, कर्तव्यनिष्ठ बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, एक सफल एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना। और अगला पॉइंट है इसका कि जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और विकलांग बच्चे हैं, उनको पाठशालाओं तक भेजने तथा उनकी देखभाल करना। सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य है कि 65% साक्षरता 2020 तक तथा 100% साक्षरता 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो शिक्षक, अगला पॉइंट इसका है और लक्ष्य रखा गया है कि शिक्षक और अभिभावक के मध्य तालमेल, शिक्षक और अभिभावक के मध्य तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट है विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना। एक विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब उस राष्ट्र के अधिकांश जो नागरिक हैं वह शिक्षित होंगे। तो विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार तभी किया जा सकता है जब शिक्षा का रेशियो बढ़ेगा। चलिए जी, अपनी हो गई है सार्वभौमिक शिक्षा के इनको लक्ष्यों को पूरा करना है। जी लॉन्ग में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको पॉइंट में लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट में यदि आप लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है वो है राष्ट्रीय बाल नीति। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय बाल नीति भारत सरकार ने इसको कब घोषणा की, इसकी कब कहा कि राष्ट्रीय बाल नीति को कब प्रकाशित में लाए। तो आपको बता दें कि 22 अगस्त 1947 22 अगस्त 1947 को
राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई। इस नीति में क्या, इस नीति में बालकों के शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपाय भी किए गए। जैसे फर्स्ट पॉइंट उपाय में आपका है कि बच्चों को माता पिता से अलग ना रखा जाए जब तक वो अपने जीवन में जीवन यापन करने के लिए सक्षम ना हो जाएं। सेकंड पॉइंट निकल के इसका आता है कि बालक के जन्म से पूर्व तक उसके बाद विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है। बालक के पालन पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी माता पिता की है। जी राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत ये पॉइंट है, तो क्या है कि बालक के पालन पोषण की जिम्मेदारी पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की है। माता पिता की। और राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना है? राज्य जो रहेगी वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी। और साथ ही साथ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देगी। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। छह से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तो मिलेगी, साथ ही साथ अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा तो प्रोवाइड कराएगी कौन? राज्य सरकार या व्यवस्था करेगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, लेकिन अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान भी रखा जाए। जो राज्य में अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कल्याणार्थी क्या हो, कुछ वैकल्पिक संस्थाएं हैं उनका प्रावधान किया जाए। राज्य के जो बच्चे हैं उनको मादक पदार्थों से दूर रखा जाए। मादक पदार्थों से दूर रखा जाए। राज्य व्यवस्था करे कि बच्चों को मादक पदार्थों से दूर रखा जाए। राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से जोखिम भरे कार्य ना करवाए जाएं, उनकी इजाजत ही ना दी जाए। जोखिमपूर्ण कार्य ना करवाए जाएं। ये शिक्षा नीति राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति के अंतर्गत है। चलिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका था प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्रावधान। कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हम इसमें आपको बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे आपका आर्टिकल अनुच्छेद 21 है। 21 कहता है किसी व्यक्ति को
उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग है ए, जिसमें लिखा है शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है और इसी के अकॉर्डिंग एक अनुच्छेद है 45। अनुच्छेद 45 में है सेवापूर्ण देखभाल एवं शिक्षा। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग ये किसका है? शिक्षा का अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आज के इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आज का जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको सेशन समझ में आ रहा हो और सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा? ऑप्शन नंबर ए 52 वर्ष, 53 वर्ष, 51 वर्ष कि 50 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 52 वर्ष, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपके लिए है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना कब शुरू की गई? आप लोग बताइए। 1987, 1985, 1986, 1984। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए साथियों, जय हिंद। मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।